गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज जो हम लोग क्यूक रिवीजन का जो सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत। इस टॉपिक के कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कल कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रेम हो सकते हैं वो सारे एमसीक्यूज आपको क्यूक रिवीजन के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा LM सिंघवी कमेटी, जो कि 1986 में था। ये भी डेट भी याद रखिएगा 1986। और इसी कमेटी के सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार की स्थानीय इकाएं यानी लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है। तो ये नागरिकों की शिकायतों पर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों की शिकायतें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अगर हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी की तो ये मैच करेगा त्रिस्तरीय पद्धति के साथ। अशोक मेहता की बात करते हैं तो ये द्विस्तरीय पद्धति के साथ मैच करेगा। LM सिंघवी समिति की बात करते हैं तो ये स्थानीय स्वशासन पद्धति के साथ मैच करेगा। और GBR राव की बात करते हैं तो ये प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकों के संबंध में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए 73वें और जो 74वां संविधान संशोधन जो था वो 1992-93 की बात है ये, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो उस समय 92-93 के समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे PV नरसिम्हा राव, क्योंकि PV नरसिम्हा राव का जो टेन्योर था वो था 1991 से लेकर 1996 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव से एक चीज़ और याद रखिएगा, ये पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो केंद्रीय नियंत्रण विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय नियंत्रण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है। तो ये देता है अनुच्छेद 243 का घ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक और अनुच्छेद याद रखिएगा 243 का च, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कहता है पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 111 कह रहे ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को विकास मूलन प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। ये देखिए UPSC 2012 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल स्थानों का 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नांकित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषीय कार्यों में लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 115 कह रहा है पंचायत समिति के सदस्य। तो पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचायत चुनाव होते हैं। तो पंचायत चुनाव जो होता है वो प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक 5 वर्षों में। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन 1992 निर्दिष्ट करता है। तो ये क्या निर्दिष्ट करता है कि देश में मजबूत तथा जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग पढ़े भी होंगे 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देसी राज्य ब्रिटिश सरकार भारत में मिलाए गए? तो ये मिलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी से आप लोगों को याद ही होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके तहत सतारा को सबसे पहले 1848 में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सबसे बाद अधिकार में लाया गया? तो सबसे बाद लाया गया था अवध को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवध। अवध को लाया गया था कब? 1856 में। और किस लिए? कुशासन का आरोप लगाकर इसको मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो ये किया था जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो ये रखा पंजाब ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत यानी स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? तो ये कौन था? तो ये था हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी था हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस की सुधार के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की, ये बिल्कुल सही है। भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार खोले, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड कॉर्नवालिस से एक चीज़ याद रखिएगा, इसे भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिंध में अंग्रेजों की ओर से सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? तो सिंध में अंग्रेजों की ओर से सर्वप्रथम अलेक्जेंडर को भेजा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रभावी आक्रमणीयता की नीति का जनक कौन था? तो ये था लॉरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों का विलयीकरण जिसके नेतृत्व में हुआ था वो थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकीकरण का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 128, कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? तो ये बना था 26 अक्टूबर 1947 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का जो गठन है वो 1927 में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1927। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडियन स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में राजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था? तो सबसे ज़्यादा हुआ था 1947 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1947। नेक्स्ट है कि रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो रिंग फेंस नीति का जो संबंध है वो वारन हेस्टिंगस से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारन हेस्टिंगस। और इनका जो समयकाल था वो था 1774 से लेकर 1785 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है वो वारन हेस्टिंगस से ही संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारन हेस्टिंगस। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये वारन हेस्टिंगस पे ही चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारन हेस्टिंगस। और बर्क द्वारा महाभियोग लगाया गया था और फिर 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली ड्यूल गवर्नमेंट को समाप्त किया? ये पूछ रहा है। तो समाप्त किया था किसने? वारन हेस्टिंगस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारन हेस्टिंगस। नेक्स्ट है हमारा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करते हैं तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो समयकाल था वो था 1828 से लेकर 1835 तक। क्लियर है? कब से कब था? 1828 से लेकर 1835 तक। और 1833 के जो चार्टर एक्ट था उसी के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो इसका कब्र गाजीपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर। नेक्स्ट है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया? तो भारतीय लोक सेवा का जो प्रवर्तन है वो कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की
प्रसंधिबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना गया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की, ये बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था, ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया, ये गलत है। अगर हम लोग बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो इसका जो समय काल था वो 1828 से लेकर 1835 तक, और ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये गलत है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 142, कह रहा है 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो 1802 की बसीन की संधि पर जो हस्ताक्षर था वो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि से एक चीज याद रखिएगा, सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेस्ली से भी पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच करने के लिए कह रहा है, एक साइड घटना दिया हुआ और दूसरे साइड वर्ष और अवधि दिए हुए हैं। सुगौली की संधि की अगर बात करते हैं तो ये 1816 सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 सही है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1856 सही है, और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 सही है। 1885 से 1888, और ये जो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वही है, इसी युद्ध के बाद जो था वो बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था इंदौर के होलकरों ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी, और उनके द्वारा दी गई संधियों का सही कालानुक्रम नीचे कूट से पता कीजिए। तो देखिए, सहायक संधि की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हैदराबाद 1798 में, फिर मैसूर 1799, फिर उसके बाद अवध 1801, और उसके बाद सिंधिया 1804। तो इसको अगर सही अरेंज कीजिएगा तो आपका ये ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। तो 1784 में कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, जो कि 1774 से लेकर 1785 तक रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है भारत में ब्रिटिश सत्ता और विदेशी देशों के साथ युद्धों को सुमेलित कीजिए। देखिए, 1814 1816 की अगर बात करते हैं तो ये आंग्ल नेपाल युद्ध के साथ मैच करेगा। अगर हम लोग बात करते हैं 1824 से 1826, तब ये जाके बर्मा का प्रथम युद्ध की बात कर रहा है। 1852 की अगर बात करते हैं तो ये बर्मा की द्वितीय युद्ध की बात कर रहा है। 1885 से 1888 ये बर्मा की तृतीय युद्ध, और 1878 से 1880 की बात करते हैं तो ये द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को याद भी होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस से कि 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का भी निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये 1814 से 1816 की बात कर रहा है। तो 1814 से 1816 कौन था? 1813 से 1823 था लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये आंग्ल नेपाल युद्ध से याद रखिएगा, इसी युद्ध के बाद नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, और यह जो युद्ध है वो संगोली की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था।
नेक्स्ट है हमारा कह रहा है कि प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है, किसने कहा था? तो प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है, ये लॉर्ड डलहौजी का ही कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अगर हम बात करते हैं हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सुमेलित है, लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध सुमेलित है, लॉर्ड हेस्टिंगस आंग्ल नेपाल युद्ध ये भी सुमेलित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की, तो ये हुआ था 1817 से लेकर 1819 और उस समय था लॉर्ड हेस्टिंगस, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ लॉर्ड हेस्टिंगस होना चाहिए था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से याद रखिएगा कि इसी युद्ध के बाद जो मराठा शक्ति थी और जो पेशवा का वंशानुगत पद था उसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध अभी हम लोगों ने देखा कि लॉर्ड हेस्टिंगस से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से किसका संबंध था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्योंकि देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1790 से लेकर 1792 तक, और फिर 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और इस संधि के द्वारा इस युद्ध का समाप्त हो जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के अगर समय की बात करता हूँ तो ये 1786 से लेकर 1793 तक, और फिर ये बाद में दोबारा आया था 1805 में। नेक्स्ट है हमारा कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो सती प्रथा पर पाबंदी विलियम बेंटिक ने लगाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो इस प्रथा के खिलाफ एक कानून बनाया था और 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। फिर है कि विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1829 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों को निर्यात को रोक दिया गया था? देखिए यहाँ दो क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था, तो ये हुआ था 1789 में। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि दास प्रथा का उन्मूलन, तो दास प्रथा का जो उन्मूलन था वो 1843 के एक्ट 5 के द्वारा लॉर्ड एलन बैरो के समय में हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य से प्रशासन को ले लिया था? तो ये ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1831 में इसने मैसूर से ले लिया था और 1834 में कूर्ग एवं मध्य कचेर से ले लिया था। नेक्स्ट है हमारा 161, कह रहा अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। तो अंग्रेजों द्वारा जो सिंध विजय था वो अगस्त 1843 में हुआ था लॉर्ड एलन बैरो के समय में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एलन बैरो के समय में। एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा सिंध विजय से कि सिंध विजय के बारे में नेपोलियन जो था उसका कथन था कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ठगों के दमन से संबंध किसका था? कैप्टन स्लीमैन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो कैप्टन स्लीमैन की सहायता से ही 1803 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। तो सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था कब? अगस्त 1843 में, अभी हम लोगों ने देखा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित जो किया गया था वो डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डलहौजी। आप लोगों को याद ही होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और इसके तहत सर्वप्रथम सतारा को 1848 ईस्वी में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो ये हुआ था कुप्रशासन के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जब अवध का अंग्रेजी राज में विलय हो गया था 1856 ईस्वी में, तो उस समय अवध का नवाब कौन था? तो उस समय अवध का जो नवाब था वो बाजिद अली शाह था। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1856 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1856 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था ये पूछ रहा है आपसे। अवध का नवाब अभी हम लोगों ने देखा कि बाजिद अली शाह था, लेकिन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट पूछ रहा तो ये था जेम्स आउटड्रम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउटड्रम।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो ये अवध का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवध का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सुमेलित है, तो सतारा का विलय कब हुआ था? 1848 में। यहाँ 1849 लिखा हुआ, ये सुमेलित नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं पंजाब का विलय, तो ये भी 1848 में नहीं हुआ है। झांसी की विलय की बात करते हैं तो ये 1855 में नहीं हुआ, ये 1853 में हुआ है। और अवध की विलय 1856, तो ये सही सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1856 ईस्वी अवध का विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। तो देखिए, झांसी की अगर बात करते हैं तो कब? 1853। संबलपुर की अगर बात करते हैं तो कब? 1849। और सतारा की बात करते हैं तो कब? 1848। अब इसको अरेंज कर लीजिए तो 3-2-1 होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये बिछाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को इसीलिए रेलवे का जनक भी माना जाता है। और ये 18 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेलवे सबसे पहली बार चली थी। नेक्स्ट है 172, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो अभी हम लोग ने देखा बम्बई और थाने के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई और थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो ये हुआ था 18 अप्रैल 1853 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो ये किया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो अंतिम प्रमुख विस्तार जो हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, यानी 1856 तक। फिर उसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है। उसके बाद इसका क्षेत्र विस्तार होना ना के बराबर हो जाता है। डलहौजी का जो समयकाल था वो 1848 से लेकर 1856 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 176, कह रहा है कि विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो ये किया गया था किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। और भारत में जो पहला कानूनी विधवा विवाह है वो कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग को पृथक रूप से भारत में पहली बार कौन लाया है? लॉर्ड डलहौजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है हमारा 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो 1856 में किसका शासनकाल था? लॉर्ड कैनिंग का, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब? 1856 से लेकर 1862 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। कंपनी के द्वारा ये नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट स्टुअर्ट एलिफिस्टन ने लंबी अवधि तक कहाँ शासन किया था? तो ये बंबई पे किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त कब किया गया था? तो ये 1858 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1858। नेक्स्ट है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी के गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित कब किया गया था? तो ये भी किया गया था 1858 की समाग्री की घोषणा में ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1858 की समाग्री की घोषणा में। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी शासन के अधोलिखित देशों के साथ संधियों को सुमेलित कीजिए। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सुगौली की संधि तो ये अंग्रेज और नेपालों के बीच से मैच करेगा। यान्डबू की संधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अंग्रेजों और बर्मा के बीच। और गंडमक की संधि की अगर बात करते हैं तो ये अंग्रेजों और अफगान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। देखिए, प्रथम जनगणना पूछ रहा है तो प्रथम जनगणना अगर पूछेगा तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रथम जनगणना पूछेगा तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में। और सर्वप्रथम नियमित जनगणना पूछेगा तब 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। नेक्स्ट है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था शेर अली अफरीदी के द्वारा 1872 में। और किसका? लॉर्ड मेयो का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो।
नेक्स्ट है हमारा कह रहा है किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में ही की गई थी, तो ये लॉर्ड मेयो की ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था लॉर्ड लिटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का जो टेन्योर था वो था 1876 से लेकर 1880, और फिर इसका जो सबसे मुख्य काम है वो है 1878 में बर्नाकुलस प्रेस एक्ट को पारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखा था, तो ये रखा था किसने, लॉर्ड बेलेजली ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली से याद रखिएगा इसका जो टेन्योर था वो था 1798 से लेकर 1805, और ये स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा, तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन में दिया हुआ है सबसे पहला लॉर्ड कर्जन, जिसका टेन्योर था 1899 से लेकर 1905 तक। अगर लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं तो लॉर्ड डफरिन का था 1884 से लेकर 1888 तक। लॉर्ड हार्डिंग की बात करते हैं तो इसका था 1844 से लेकर 1848 तक। अगर हम लोग लॉर्ड मेयो की बात करते हैं तो लॉर्ड मेयो का था 1869 से लेकर 72 तक। तो आप इससे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसका सबसे ज़्यादा था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। तो सही सुमेलित है यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, यही सही सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, ये पूछ रहा है कि किसका सुमेल नहीं है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सुमेलित है, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि सुमेलित है, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स व्यापकता का सिद्धांत सुमेलित है, लॉर्ड केनिंग उच्चतम निष्क्रियता यही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का भी ग्रहण किया गया। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब, 1881 में, किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। और इसमें प्रथम जो फैक्ट्री अधिनियम 1881 में जो पारित हुआ था, इसी में ये कहा गया था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और 7 से लेकर 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य करने की जो प्रणाली थी उसको खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, तो दास प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड एलन बैरो के शासनकाल में 1843 के एक्ट 5 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था, तो प्रथम शिकार 1848 में सतारा हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सुमेलित है, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि सुमेलित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो कब से कब, 1803 से लेकर 1805, और ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ था, भोसले जो थे वो अंग्रेजों को चुनौती दिए थे। तो 1803 से 1805 के बीच में कौन था, तो लॉर्ड बेलेजली था, जिसका टेन्योर था 1798 से लेकर 1805 तक। तो यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं, यहाँ लॉर्ड बेलेजली होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, तो अस्थायी बंदोबस्त की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। और इसकी योजना किसने बनाया था, इसकी योजना बनाया था जॉन सोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, सही सुमेलित यहाँ पूछ रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं लॉर्ड एलन बैरो, यही पूछ रहा है कि सही सुमेलित कौन है, कौन एक सही सुमेलित है, तो लॉर्ड एलन बैरो अवध का विलीनीकरण सुमेलित नहीं है, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण सुमेलित नहीं है, लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यही सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से याद रखिएगा 1799, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान जो था मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच करने के लिए नहीं, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सुमेलित है, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली सुमेलित है, सर जॉन सोर आंग्ल नेपाल युद्ध ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करते हैं तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, इसका टेन्योर था 1814 से 1816 के बीच हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, और ये फिर संगोली की संधि के द्वारा इसका अंत हुआ था। सर जॉन सोर से याद रखिएगा, इसने अस्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण सुमेलित है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सुमेलित है। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 को पारित होना ये भी सुमेलित है। लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना ये गलत है, क्योंकि देखिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो था वो 1839 से लेकर 1842 तक चला था, और इसकी जो शुरुआत थी वो लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था, और जो खत्म हुआ था वो लॉर्ड एलन बैरो के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया। तो पेशवाई को समाप्त किया गया 1818 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। तो ये कौन जुड़ा है, जॉन लॉरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। और ये किससे हुआ था, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो ये 1904 में पारित हुआ था, और किसके समय, लॉर्ड कर्जन के समय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरॉय पर विचार कीजिए। तो देखिए लॉर्ड कर्जन की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर था वो है 1899 से लेकर 1905 तक। लॉर्ड चैम्फोर्ड की अगर बात करते हैं तो ये था 1916 से लेकर 1921 तक। लॉर्ड हार्डिंग की बात करते हैं तो देखिए लॉर्ड हार्डिंग जो था वो 1844 से लेकर 1848 तक था। ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की बात करते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था वो 1910 से लेकर 1916 तक था। और लॉर्ड इरविन की बात करते हैं तो लॉर्ड इरविन जो था वो 1926 से लेकर 1931 तक था। तो अब आप इसको आराम से पदावधि के सही कालानुक्रम बता सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है। तो सुमेलित इसमें है लॉर्ड एलन बैरो, सिंध का विलय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो ये कब, 1919 के भारत परिषद अधिनियम में, जिसको हम लोग मार्लो मिंटो सुधार कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था। तो कब दिल्ली को राजधानी बनाया गया, 1912 में जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी बनी है। तो वो उस समय कौन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट वारन हेस्टिंग्स सुमेलित है। डॉक्टराइन ऑफ लैब्स डलहौजी सुमेलित है। अल्बर्ट बिल रिपन सुमेलित है। बर्नाकुलस प्रेस एक्ट कर्जन सुमेलित नहीं है। क्यों, क्योंकि बर्नाकुलस प्रेस एक्ट को लगाया था 1878 में लॉर्ड लिटन ने, और 1882 में लॉर्ड रिपन इसको हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो यहूदी वायसराय कौन था, लॉर्ड रीडिंग, जिसका कि समय काल था 1921 से लेकर 1926 तक। नेक्स्ट है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है कि मैच करने के लिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। यहाँ देखिए अगर हम लोग लॉर्ड क्लाइव की बात करते हैं तो ये बंगाल में दोहरा शासन के साथ मैच करेगा। बेंटिक की बात करेंगे तो ये अंग्रेजी शिक्षा के साथ। चार्ल्स मेडकॉफ की अगर बात करेंगे तो प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। और लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो बंग विभाजन या बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैच करने के लिए कह रहा है, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की तो ये मैच करेगा व्यापक सिद्धांत के साथ। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो ये सती प्रथा के निषेध के साथ। लॉर्ड रिपन की बात करते हैं तो स्वायत्त शासन के साथ। और लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो बंगाल के विभाजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये मैच करने के लिए कह रहा है चूक का सिद्धांत या हड़प नीति, मतलब डॉक्टराइन ऑफ लैब्स। तो ये किसके साथ मैच करेगा, लॉर्ड डलहौजी के साथ। बंगाल के विभाजन की अगर बात करते हैं तो ये लॉर्ड कर्जन के साथ। बंगाल में दोहरा शासन की बात करते हैं तो ये क्लाइव के साथ। और सामाजिक सुधार बेंटिक के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट भी गवर्नर जनरल और कार्यक्रम ग्रहण करने का वर्ष मैच करवाना है आपको। तो लॉर्ड कर्जन की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन कब, 1899 से लेकर 1905 तक। लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं तो लॉर्ड मिंटो प्रथम जो था वो 1807 से लेकर कब, 1813 तक।
यहाँ लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात कर रहा है, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो थे वो 1905 से लेकर 1910 तक। फिर लॉर्ड हार्डिंग, तो लॉर्ड हार्डिंग जो प्रथम था वो 1844 से लेकर 1848 तक, लेकिन यहाँ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात कर रहा है, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1916 तक। और लॉर्ड इरविन की बात करता है तो लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931 तक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो ये 1820 से 1827, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए सुमेलित कौन नहीं है? ठगी का दमन विलियम बेंटिक सुमेलित है, इल्बर्ट बिल रिपन सुमेलित है, रिंग फेंस की नीति वारन हेस्टिंग्स सुमेलित है, बर्नाकुलस प्रेस एक्ट कर्जन सुमेलित नहीं है, क्योंकि बर्नाकुलस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया और 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हटाया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युग सुमेलित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युग सुमेलित है, लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युग सुमेलित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युग सुमेलित नहीं है, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात करते हैं तो 1817 से लेकर 1819, और उस समय जो हमारा गवर्नर था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स होना चाहिए यहाँ। और इसी युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 की जो बटलर कमेटी था उसका उद्देश्य था कि भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नहीं है दिया हुआ। ये अगर देखा जाए तो ये किसको करता है कि अधिकारियों की ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली एवं हड़तालों पर रोक को ये सुमेलित करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टोटल इसमें जितने क्वेश्चन थे इसको हमने कवर करवा दिया है। अब जो कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें ऑलमोस्ट टोटल सबसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक यही है मॉडर्न हिस्ट्री का। इसमें ऑलमोस्ट 700 के अप्रॉक्स क्वेश्चन है, तो आपको हर एक पार्ट में 100 क्वेश्चन करके मिल जाएगा। 7 दिन में आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष खत्म हो जाएगा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम लोग कोई नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे और उसका सारा ऑब्जेक्टिव ऐसे ही क्विक रिवीजन के तौर पर देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।